जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे नून बमुकाबला नून, नवाज मुकाबला नैब। इस वक्त मुल्क में सूरत हाल ये है कि नून बमुकाबला नून है, नवाज बमुकाबला नैब हैं। चेयरमैन नैब की तरफ से, नैब के इदारे की तरफ से एक बोगस खबर पे 4.9 अरब डॉलर्स की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग की बोगस खबर नैब की तरफ से एक लूज बॉल साबित हुई, जिस पर नवाज शरीफ साहब की तरफ से, नून लीग की तरफ से मुसलसल छक्के। नवाज शरीफ साहब ने डेडलाइन दी थी चेयरमैन नैब को कि 24 घंटे के अंदर सबूत दें, वरना इस बोगस खबर पे कौम से माफी मांगे और अज खुद इस्तीफा। आज नून लीग की मरकजी मजलिस आमिला का इजलास हुआ, जिसने नवाज शरीफ साहब के इस मुतालबे की तायीद की और साथ ही इस बात का फैसला भी किया कि नून लीग बतौर सियासी जमात चेयरमैन नैब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या एक सियासी जमात चेयरमैन नैब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है पाकिस्तान के कवानीन के तहत, और अगर यह कानूनी कार्रवाई हो सकती है तो किस किस्म की हो सकती है। सवाल यह भी पैदा होता है कि नवाज शरीफ साहब, जिन्होंने बतौर वज़ीर आज़म इन्हीं चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल का तकर्रुर किया था, तो क्या वही नवाज शरीफ साहब चेयरमैन नैब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इख्तियार रखते हैं, क्योंकि जाहिर है वो नून लीग के ताहयात कायद भी हैं। सवाल यह भी पैदा होता है कि नवाज शरीफ साहब, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट सादिक और अमीन नहीं है ये करार दे चुके, क्या एक ऐसा शख्स एक इदारे के सरबराह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है? इस मामले पर भी बहस करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको दिखा दें कि आज नवाज शरीफ साहब ने चेयरमैन नैब के मुतालिक क्या कहा और मरकजी मजलिस आमिला ने चेयरमैन नैब के खिलाफ कानूनी का फैसला किस तरह से किया। चेयरमैन नैब का नवाज शरीफ पर इल्जाम, मुस्लिम लीग नून का अदालत जाने का ऐलान। लीगी मजलिस आमला ने बड़ा फैसला कर लिया। इस्लामाबाद में लगी अहम बैठक में सदर शहबाज शरीफ, चेयरमैन राजा जफरुल हक, वजीर आजम शाहिद खाकान समेत दीगर अहम क़यादत शरीक हुई। ने नवाज शरीफ पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम की सख्त मजम्मत की और साथ ही मुतालबा किया कि चेयरमैन नैब अपने इल्जाम का फौरी तौर पर सबूत दें या ओहदा छोड़ दें। इजलास में इत्तेफाक किया गया कि मनी लॉन्ड्रिंग की झूठ के पीछे हर शख्स को बेनकाब किया जाएगा। जिम्मेदारों के खिलाफ तमाम आईनी और कानूनी रास्ते अपनाएंगे। इजलास से पहले जब नवाज शरीफ एहतसाब अदालत आए तो लहजे में तलखी वाज़े नजर आई। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, सियासी मामलात गंभीर होते जा रहे हैं, उनका हल निकालना भी उन्हीं की जिम्मेदारी है जिन्होंने हालात को इस नहज तक पहुँचाया। लीगी कायद ने फिर अपनी नाअहली का और कहा, ऐसा तो मार्शल लॉ दौर में भी नहीं हुआ। चेयरमैन ने जो किया अब उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। इस मामले तो बर्बाद करेंगे। इसके अलावा नून लीग ने आज मुल्तान में जलसा किया। जनूबी पंजाब का गढ़ है और अभी 2 दिन पहले ही जनूबी पंजाब सूबा महाज नून लीग से अलग होने वाले धड़े ने तहरीक इंसाफ में इत्तेहाद किया है और आज नून लीग के जलसे में बाकायदा ऐलानिया तो नहीं, लेकिन एक तरह से तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा और उससे भी पहले नून लीग में रहने वाले जावेद हाशमी ने आज एक बार फिर गैर ऐलानिया नून लीग रीज्वाइन कर ली है। तो क्या नून लीग टफ टाइम देगी जनूबी पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? मुल्तान किसका है, नून जुनून का है? इन्हीं मामलात पे बात करेंगे। मेरे साथ हैं जनूबी पंजाब सूबा महाज के तहरीक इंसाफ में जम होने वाले ताहिर बशीर चीमा साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब मौजूद हैं, मारूफ दिफाई तज्जियाकार तो हैं ही, लेकिन नैब में साबिक आला अफसर रह चुके हैं, डायरेक्टर फाइनेंशियल क्राइम्स रह चुके हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। और मुझे कानूनी मामलात पे रहनुमाई देने के लिए मौजूद हैं मुल्क के मारूफ माहिर कानून जस्टिस शाइक उस्मानी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। आपको आपसे ही बात का आगाज करूंगी। सर मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि क्या नून लीग बतौर सियासी जमात और क्या नवाज शरीफ साहब, जो कि मुल्क के 3 बार साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं, जिन्होंने खुद इन्हीं चेयरमैन नैब का तकर्रुर किया और जिनको सुप्रीम कोर्ट सादिक और अमीन नहीं है ये करार दे चुकी है, क्या वो नवाज शरीफ साहब और क्या उनकी सियासी जमात इख्तियार रखती है कि चेयरमैन नैब की कानूनी कार्रवाई करे? देखिए, सियासी जमात को तो कार्रवाई करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक। तो कोई शख्स भी उनकी पार्टी का
कोई सेक्रेटरी जनरल या जो भी है जी वो कार्रवाई कर सकता है, चाहे एज एन इंडिविजुअल, क्योंकि जहाँ तक के चेयरमैन नैब का ताल्लुक है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और वो 4 साल के लिए चेयरमैन नैब बनते हैं और उनको अगर निकालना है तो उसके लिए उनके उसी तरह निकाला जाता है जिससे एक सुप्रीम कोर्ट के जज को निकाला जाता है कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, यानी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जा सकती है उनके खिलाफ। तो ये तो एक कानूनी तरीका है करने का। अगर वो चाहते हैं तो उनकी पार्टी में से कोई भी शख्स, वो कोई जरूरी नहीं है कि नवाज शरीफ खुद करें, कोई भी कर सकता है, उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में कंप्लेंट फाइल कर दे और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करा सकते हैं। कि वो अपने आप को चूंकि चेयरमैन नैब हैं और उनको एक खास तौर तरीका होना चाहिए, वो उनका खास तौर तरीका नहीं है। एक तो ये एक तरीका है जो कानूनी तरीका है जो कि वो कर सकते हैं। लेकिन एक अगर वो चाहते हैं, शोहरत चाहते हैं और शोर शराबा चाहते हैं, जो सियासी जिंदगी में हर एक सियासी शख्स ये चाहता है, तो अगर वो चाहते हैं तो वो एक पिटिशन भी थ्रू अपनी पार्टी के किसी मेंबर के थ्रू एक फाइल करवा सकते हैं। उसको कहते हैं हमारी जुबान में, एक कानूनी जुबान में, को वारंट ऑफ पिटिशन। और उसमें वो कह सकते हैं कि हालांकि ये शख्स जो है उसको जब अपॉइंट किया गया, अपॉइंट तो सही किया गया, कानून के तहत अपॉइंट किया गया, लेकिन उसके बाद वो उस शख्स का जो तौर तरीका है वो ऐसा है जो कि उसको उससे जाहिर होता है कि वो चेयरमैन नैब के हैसियत से नहीं रहना चाहिए उसको। तो इस वजह से पिटिशन भी फाइल हो सकती है। यानी अगर वो तंग करना चाहें तो उसके लिए ये तरीका भी है, पिटिशन भी फाइल कर सकते हैं और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पास भी जा सकते हैं। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, यही पॉइंट लेके आपके पास आऊंगी। आपको क्या लगता है कि नून लीग ने, नवाज शरीफ साहब ने जो आज फैसला किया है, नून बामुकाबला नून है, नवाज बामुकाबला नैब हमें नजर आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि नून लीग बतौर साथ नवाज शरीफ साहब वाकई सीरियस हैं चेयरमैन नैब के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, या ये एक सियासी शोर शराबे की कैफियत हो सकती है जो कि जस्टिस शाइक उस्मानी एक प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं? आपको क्या लगता है और क्या कार्रवाई हो सकती है कानूनी चेयरमैन नैब के खिलाफ? देखिए फरीदा, बेसिकली बात यह है कि चेयरमैन नैब ने क्या किया, कोई करप्शन की है, कोई बहुत बड़ा कोई गलत काम किया है, ये उनकी चेयरमैन की अथॉरिटी है। किसी भी खबर को वो उठा के उसको डिस्क्रीट चेक कर सकते हैं और जब वो एक खबर सही उसमें मीट है, सब्सटेंस है, कोई एविडेंस है तो आगे चलाते हैं, वरना उसको ड्रॉप कर दिया जाता है। एक सिर्फ मेरे ख्याल में डीजी नैब पिंडी ने ये खबर एक ओवर एंथुसियास्टिक बन के ये लगा दी है और जिसकी वजह से चेयरमैन नैब ने उसको प्रेस रिलीज निकाल दी है, जो कि नहीं निकालना चाहिए था पहले इन एनवायरनमेंट में, जबकि पहले ही वो अंडर चेकिंग है, इन्वेस्टिगेशन है, तो वो कर लिया गया। यहाँ तक तो ठीक है। बाकी ये इसको अच्छे चाहते हैं माइलस्टोन, क्योंकि नैब के केसेस इन पे चल रहे हैं, दे वांट टू पुट द नैब ऑन बैक फुट और इसके लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको नज़र, क्योंकि डिसीजन 2-3 हफ्ते में डिसीजन आने वाला है, इनको नज़र आ रहा है कि इनको क्या क्या पनिशमेंट्स होनी चाहिए, क्योंकि कोई एविडेंस इन्होंने नहीं दी है। तो जितना भी इस वक्त नैब को प्रेशर में डाल सकते हैं, कोर्ट को इसी वजह से प्रेशर में डाल सकते हैं वो है। लेकिन आई थिंक आई वॉज हैप्पी कि चेयरमैन नैब ने स्ट्रांगली कहा कि वी विल कंटिन्यू डूइंग आवर जॉब। और आई थिंक इस स्टेज के ऊपर, जबकि वो पंजाब में भी करप्शन केसेस कर रहे हैं, फिर उसके बाद सिंध में हैं, बलूचिस्तान के भी, सब जगह इनका डिटेल भी थी टीवी के ऊपर हम देख रहे थे। तो मेरी इस वक्त उनके साथ बहुत ज़्यादती होगी इस कौमी अदारे के साथ कि इस वक्त उसको बैकफुट पे किया जाए, उनके खिलाफ बात की जाए। एक खबर आई, ठीक, वो उसके बाद उन्होंने इसके ऊपर जो भी प्रेस रिलीज की और उसके बाद वो चेक करें, ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसके साथ जिस तरीके से रिएक्शन है, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इज टॉकिंग अगेंस्ट अपने कौमी अदारे के, ठीक है, नवाज शरीफ साहब तो चलो नाहल हैं, उनके वो एग्रीव्ड हैं, बात करें। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हैज़ टू बी वेरी यूजिंग माइयर्ड वर्ड्स और ख़ास तौर पे उस कौमी अदारे के जो एक बहुत अहम काम कर रहा है। अगर एवरीबॉडी अगेंस्ट नैब मीन्स कि नैब काम कर रही है, जब नैब के मुतालिक कोई शिकायत नहीं करेगा, इसका मतलब नैब काम नहीं कर रही है। तो ये चीज़ें हमें देखनी चाहिए कि इस वक्त कितने केसेस हैं पंजाब में, क्योंकि स्टार्ट हुआ, दे नॉट यूज्ड टू इस टाइप की अकाउंटेबिलिटी। सिंध में तो बहुत हो चुका। तो ये चीज़ें जिनको अब देखें तो मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं। और इसके खिलाफ अगर ये जाते भी हैं, आई डोंट थिंक
कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि वहां पर वो बताएंगे मैंने क्या कोई करप्शन किया, ऐसी कोई बात नहीं किया। ठीक है, ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ताहिर बशीर चीमा साहब जनूबी पंजाब सूबा महाज के मरकजी रहनुमा है। सर एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय प्रोग्राम। नवाज वर्सेस नैब से जरा आगे बढ़ते हैं, नवाज वर्सेस इमरान की बात करते हैं, जनूबी पंजाब के महाज की बात करते हैं, क्योंकि एक दो दिन पहले ही आप लोगों ने पीटीआई के साथ मर्जर किया, इत्तेहाद किया है, और आज आपको टफ टाइम देने के लिए नवाज शरीफ साहब मरियम नवाज साहिबा मुल्तान पहुंच गए, और मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि उन्हें बहुत पहले मुल्तान आ जाना चाहिए। तो आप लोगों के लिए तो एक परेशानी की कैफियत पैदा हो गई होगी, बिकॉज जनूबी पंजाब का महाज आपके लिए खुला नहीं छोड़ रही नून लीग। देखिए, गुजारिश ये है कि जनूबी पंजाब के जो लोग रहने वाले हैं वो बड़े समझदार बाशऊर लोग हैं। उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जिस जमात ने इस सूबे के अंदर 10 साल से हुकूमत कर रही है, 10 सालों के अंदर उनकी क्या विश थी इस सूबे के बारे में, क्या ख्वाहिश थी इस सूबे के बारे में, या इसके लिए उन्होंने क्या काम किया, ये तमाम चीज़ें लोगों के सामने हैं और बार बार लोगों के सामने आती रही हैं, मीडिया के ज़रिए से भी आती रही हैं, हम लोग भी बताते रहे हैं। अब इस वक्त एक छोटा सा जलसे वहाँ पर हो जाए। देखिए, मैंने ये कभी भी नहीं कहा कि नून लीग का वोट नहीं है या पीपल्स पार्टी का वोट नहीं है या तहरीक इंसाफ का वोट नहीं है। हम हमेशा एक ही बात करते हैं कि भले कैंडिडेट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, इस बात की सेंसिटिविटी के बगैर इलेक्शन लड़ना उसके लिए मुहाल हो जाएगा। नवाज शरीफ साहब जलसे किया, आज मुल्तान का किया, कल रीमजार खां भी जाएंगे, परसों बावलपुर भी जाएंगे, भले जाएं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जिन लोगों ने सालों से महरूमियां देख रहे हैं उनको एक दिन के जलसे से कतई फर्क नहीं पड़ता। हमारी डिमांड ये थी और आज भी है, और हम नून लीग को भी कहते हैं, इसमें हम किसी को कंट्रोवर्शियल भी नहीं करना चाहते। अब पीपल्स पार्टी को भी कहते हैं कि अगर अब भी वो कुछ करना चाहते हैं तो करें। नून लीग की तो अब भी हुकूमत है, अभी भी काफी टाइम पड़ा हुआ है। एक दिन चाहिए सूबाई असम्बली का इजलास, एक दिन चाहिए कौमी असम्बली का इजलास, आज भी बुलाकर जो सारा कुछ हो सकता है, एग्जैक्ट भी पास हो सकता है। जिन चीजों में कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट नहीं चाहिए वो तो आधे घंटे में हो सकती हैं। तो गुजारिश ये है कि ये जलसे होते रहते हैं, ये आगे भी होते रहेंगे, ये पोलिटिकल प्रोसेस चलता रहेगा, लेकिन लोगों को एहसास है कि उनकी महरूमी सिर्फ जलसों से खत्म नहीं होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर बशीर चीमा साहब, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, जस्टिस शाइक उस्मानी साहब। इस सेगमेंट को यहाँ पे क्लोज करते हैं, एक और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और इस सेगमेंट में बात करेंगे बलूचिस्तान बजट के हवाले से, जहां आज बजट इजलास होना था, बलूचिस्तान का बजट पेश होना था लेकिन नहीं हो सका। और क्यों नहीं हो सका इसकी अंदर की खबर हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन जो इनिशियल इत्तलात सामने आ रही हैं उसमें मामलात कुछ अच्छे नहीं हैं बलूचिस्तान में। कुछ सूबाई वज़रा के दरमियान तरक्याती फंड्स के हवाले से इख्तलाफात पैदा हो गए। बताया यह जा रहा था कि एक सूबाई वजीर हैं जिनके हल्के के लिए 3 अरब रुपए का तरक्याती बजट रख दिया गया, जिसपे जाहिर है काबीना ने आज शदीद एहतजाज किया। इसके अलावा 2 सूबाई वज़रा आमिर रिंद साहब और देनी साहब, उन्होंने शदीद इख्तलाफ किया कि उनसे वादा किया गया था कि 40 करोड़ रुपए के तरक्याती फंड्स उनके हलकों को दिए जाएंगे, लेकिन वो भी नहीं रखे गए। इसके अलावा बलूचिस्तान के बजट की तारीख में शायद बल्कि यकीनन पहली बार हुआ है कि 2 PSDPs रखे गए। इनकी तफसीलात भी हम आपको इस सेगमेंट में आगे चल के बताएंगे। अंदरूनी इख्तलाफात जो बजट असेंबली में पेश करने से पहले काबीना के पेश किया जाता है, तो बलूचिस्तान काबीना में इख्तलाफात आए तरक्याती फंड्स के हवाले से। बलूचिस्तान में पावर गेम की असल बुनियाद ही तरक्याती फंड्स हैं, असल बुनियाद ही पैसे का इस्तेमाल है। यह किसी से ढकी छुपी बात नहीं है और इसकी बड़ी मिसाल सेनेट इंतखाबात में देख भी ली गई। और अब बजट इजलास के हवाले से, बजट पेश किए जाने के हवाले से बलूचिस्तान की तारीख में, पार्लिमानी तारीख में शायद ये पहला तमाशा है आज लगाया गया। इस तमाशे के पीछे असल कहानी है क्या, यही बात करने के लिए, जानने के लिए हम चलेंगे क्वेटा, जहां से आज न्यूज के ब्यूरो चीफ सीनियर सहाफी मुजीब अहमद साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मुजीब अहमद साहब, और ये आनन फानन आज हुआ क्या, असल कहानी है क्या, बलूचिस्तान का बजट आज पेश क्यों नहीं किया जा सका, ये बताइएगा।
गरीदा, जो लोग हुकूमत में हैं वो बज़ाहिर तो ये शो कर रहे हैं कि वो सारे एक लाइन पे हैं और तमाम में इत्तेफाक राय है और किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। ये अच्छी अच्छी बातें आज वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने भी मीटिंग कि हमारा आपस में कोई इख्तलाफ नहीं है। सारा मसला ये था कि फ़नी ख़राबी थी प्रिंटिंग प्रेस में, दस्तावेज़ात मुकम्मल नहीं हो सकी और उसमें गलतियां थी और हम गलत बजट पेश नहीं करना चाहते थे। जबकि दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर हैं रहीम ज़ियारतवाल, उन्होंने मसला उठाया वज़रा के इख्तलाफ का, तरक्याती का, और उन्होंने कहा कि आपस में एक नहीं हो पा रहे, किस तरह बजट पेश करेंगे। लेकिन जो इनके साथ बुनियादी मसला हुआ है वो 2 PSDP का हुआ है। वो ये हुआ है कि ब्यूरोक्रेसी इनके साथ हाथ कर गई है। ये नौजवान क़यादत है, इनको अंदाजा नहीं है बजट बनते कैसे और बनाए कैसे जाते हैं। पहली दफा इनका था, इन्होंने जो अपनी ख्वाहिशात रखी थी वो जरूर शामिल की गई PSDP में और इसके 2 PSDP बना के शामिल कर दिए गए। इन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट्स अभी तैयार नहीं है, हमने वो डॉक्यूमेंट्स भी हासिल कर लिए जो 2 PSDPs के हैं। उनमें एक ऑन गोइंग PSDP है जो काम जारी है और एक जो मुजवजा PSDP है जिसके ख्वाहिशमंद हैं कि उनके तमाम स्कीमें उसमें शामिल हों और उस पर काम भी इनके दौर से ही शुरू हो जाए और जब तक ये हुकूमत से जाए तो ये अपने लोगों को एक बता सकें कि हमने आपके लिए ये काम शुरू करा दिए थे और हमें इसके एवज वोट चाहिए। मुझे साहब ये बताइएगा कि क्या ये बलोचिस्तान की काबीना की तारीख में, पार्लिमानी तारीख में, मुआशी तारीख में, बजट में पहली बार है कि 2 PSDPs बनाए जा रहे हैं बजट के लिए? जी, पहले भी हम बजट देखते हैं, एक PSDP होता है, उसमें ऑनगोइंग स्कीम्स भी होती हैं, उसमें मुजवजा भी होती हैं और वो साथ साथ चलती हैं। इस पे जो वज़रा ने आज कैबिनेट में भी तहफ़्फ़ुज़ात उठाए, उनका एक कहना था कि ब्यूरोक्रेसी ये चाहती है कि जो ऑन गोइंग स्कीमें उसके लिए फंड्स जारी होते रहें, जो मुजवजा स्कीमें उनके लिए फंड्स उस वक्त जारी हों जब नए इलेक्शन हो चुके हों, नई गवर्नमेंट आ चुकी हो। तो इसको ये कह लें कि वो ब्यूरोक्रेसी नई स्कीमों को होल्ड रखना चाहती है अपने हाथ में और जारी स्कीमों को ही फैसला देना चाहती है, जिसकी वजह से शदीद इख्तलाफात इनमें पैदा हुए हैं और अब कोशिश की जा रही है कि किसी तरह मामला सॉल्व करके पीर को बजट पेश कर दिया जाए। ठीक है। और अभी कुछ देर पहले हमारे पास इत्तला आ रही थी मुजीब अहमद साहब के CM हाउस में दोबारा इजलास चल रहा था, शायद जो कि अभी भी चल रहा है, कि बजट पर फाइनलाइजेशन हो सके, तमाम लोगों को इकट्ठा किया जा सके, सियासतदानों के मुख्तलिफ हलकों के हवाले से, वज़रा के जो इख्तलाफात हैं, ब्यूरोक्रेसी के जो मामलात हैं, तो जो चल रहा था या चल रहा है दोबारा से बजट इजलास CM हाउस में, उसकी क्या अपडेट्स रही मुजीब साहब? गरीदा, मसला यह है कि जब इन्होंने तहरीक अदम एतमाद लेके आए थे सनाउल्लाह ज़हरी खिलाफ, तो बहुत सारे लोगों को इधर उधर से इकट्ठा किया गया था और उनको यकीनदानियाँ कराई गई थी, चाहे वो वजारत की शक्ल में, मुशीर बनाने की शक्ल में, बजट में अकोमोडेट करने की शक्ल में और आइंदा इलेक्शन को सपोर्ट करने की शक्ल में। लेकिन ये पूरी होती नजर नहीं आई कैबिनेट के इजलास में और जो वादे नहीं किए गए थे वो पूरे नहीं हो सके। अब इस वक्त कोशिश ये की जा रही है कि कदूस बिजंजो, सरफराज बुगटी ये कोशिश पूरी कर रहे हैं कि किसी तरह अपने साथ मना लें, उनके जो शिकायत तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको दूर करें और उसके बाद ब्यूरोक्रेसी को कहा जाए कि इसमें रद्दोबदल किया जाए PSDP में और इनको मुश्तरका करके साथ चलाया जाए। अच्छा मुजीब साहब, वो एक सूबाई वजीर के हल्के के लिए 3 अरब के तरक्याती फंड्स बजट में रख दिए गए, वो कौन से सूबाई वजीर हैं? कुछ नाम सामने आ सका है? ये कहानी है इसके हल्के के लिए 3 अरब के फंड्स 3 महीने के लिए, वो भी 3 महीने के लिए। वो नाम सामने नहीं आया, अपोजिशन ने भी इसका जिक्र किया और जो हुकूमती हल्के हैं उसमें भी इसकी बाज़गश्त हो रही है, नाम अभी कोई नहीं ले रहा। कोशिश ये कर रहे हैं कि PSD में भी मुकम्मल सामने आए तो हल्का वाइज में खुद समझ आ जाएगी कि कौन है वो शख्स जिस पे इतना मेहरबानी की जाती रही है और आइंदा भी की जाएगी। अच्छा, और में रिंद साहब और दस्तगीर बादेनी साहब ने भी एहतजाज किया कि 40 करोड़ का वादा उनसे किया गया था, वो भी नहीं रखा गया। तो ये पावर गेम जो है, ये तो पैसे की पावर में उलझ के रह गई है बलूचिस्तान में। देखें, जो दस्तगीर बादेनी हो या आमिर रिंद हो, इनसे कोई
पैसों के हवाले से वादा नहीं किया था, इनकी स्कीमों को कहा गया था कि वो हर हालत में शामिल की जाएंगी जो वो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए देंगे। लेकिन जो पीएसडीपी कैबिनेट के सामने आया उसमें इनकी स्कीमें नजरअंदाज हुई हैं। इस वजह से इन्होंने एहतजाज किया। वादा किया गया था कि हमारे हल्के के अवाम को अकोमोडेट किया जाएगा, जो नहीं किया जा रहा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुजीब अहमद, क्वेटा के ब्यूरो चीफ, आज न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी तफसील से बता रहे थे कि आखिर बलूचिस्तान में मसला है क्या, अचानक क्यों बजट का इजलास मुलतवी कर दिया गया। वहाँ ब्यूरोक्रेसी वर्सेस पॉलिटिशियंस हैं और सियासतदानों के भी इलेक्शन जब करीब आ रहे हैं तो आपस के इख्तलाफात हैं, सूबाई वुज़रा के इख्तलाफात हैं कि उसके हल्के में कम पैसे क्यों दिए जा रहे हैं, किसी और के हल्के में ज़्यादा पैसे क्यों लगाए जा रहे हैं। अब ये एक नया तमाशा है जो कि बलूचिस्तान से बजट होने के वक्त हमें सामने नजर आ रहा है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाक अमरीका ताल्लुकात, सिफारतकारों के तनाज़ात, इस हवाले से बात करेंगे। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और इस सेगमेंट में हम बात करेंगे पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से, सिफारतकारों के तनाज़ात के हवाले से। पाकिस्तान और अमेरिका के सिफारती ताल्लुकात में ठन गई है और दोनों के दरमियान सिफारती तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। अमेरिका ने कुछ अरसा पहले पाकिस्तानी सिफारतकारों पर सफरी पाबंदियां आयद की थी अपने मुल्क में, जिसका आज भरपूर जवाब दिया है पाकिस्तान ने सिफारती जबान में, और पाकिस्तान में तैनात अमेरिकी सिफारतकारों पर सख्त पाबंदियां आयद कर से कुछ ये हैं कि अमेरिकी सिफारतकारों को पाकिस्तान में अगर सफर करना होगा तो हुकूमत की इजाजत दरकार होगी। अमेरिकी सिफारत खाना गैर रजिस्टर्ड सिम इस्तेमाल नहीं, एयरपोर्ट्स पे अमेरिकी सिफारतकारों की सख्त स्कैनिंग होगी। इसके अलावा क्या क्या पाबंदियां अमेरिकी सिफारतकारों पर पाकिस्तान ने आयद की हैं, इस रिपोर्ट में देखिएगा। अमरीकी इंतजामिया ने पाकिस्तान से ताल्लुकात में एक और दरार डाल दी। पाकिस्तानी सिफारत का आजादाना नकलो हमल पर पाबंदियां आयद की। इस्लामाबाद ने भी वॉशिंगटन को सख्त जवाब दिया और पाकिस्तान में मौजूद तमाम अमरीकी सिफारती अहलकारों के लिए हिदायत जारी कर दी। दफ्तर खारजा ने अमरीकी सिफारत खाने को मरासला भिजवा दिया, जिसका इतलाक कर दिया गया है, जिसके मुताबिक अमरीकी सिफारतकारों को नकलो हरकत से पहले इजाजत लेना होगी। एक से ज्यादा पासपोर्ट नहीं रख सकते। पाकिस्तान वीजे के मुताबिक होगा। अमरीकी सिफारत खाने की अपनी और रेंट पर ली गई गाड़ियों पर काला शीशा लगाने की इजाजत नहीं होगी। सिफारतकार गैर रजिस्टर्ड सिम इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर अमरीकी सिफारत खाने के सामान की तरसील को वियना कन्वेंशन के मुताबिक डील किया, जिसके तहत अमरीकी सिफारत खाने की ऑफिशियल गाड़ियों पर नॉन डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट की इजाजत नहीं होगी और किराए की इमारतों के हुसूल और तब्दीली के लिए एनओसी लेना होगा। दफ्तर खारजा के मरासले में पाबंदियों से मुतालिक कहा गया है कि हिरासगी के वाकयात रोकने के लिए फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म तरतीब दिया गया है, जिसे अमरीकी सिफारत खाने ने भी सराहा है। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने पाकिस्तानी सिफारतकारों पर पाबंदियों का मरासला जारी कर दिया है। इसी मामले पे बात करेंगे। मेरे साथ साबिक सेक्रेटरी दिफा मारूफ और माहिर दिफाई तज्जियाकार जनाब लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नईम खालिद लोधी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। सर, ये फरमाइएगा कि पाक अमरीका सिफारती तनाज़ा ये सिफारती ताल्लुकात को कितना मुतासिर कर सकता है गिवन दैट कर्नल जोसेफ के मामले के बाद? मेरा अपना ये ख्याल ये है कि ताल्लुकात तो ट्रंप के ट्वीट के बाद लगातार ख़राब हो रहे हैं और इसमें कोई बेहतरी की वजह नज़र नहीं आ रही। कोई ऐसा कदम नहीं उठाया अमेरिका ने जिससे कि पाकिस्तान के ऊपर दबाव कम हो, और ये तो एक रिएक्शन है जो जिसका आपने जिक्र किया, वो जो कि एक्सीडेंट हुआ मिलिट्री अटैची का, और पाकिस्तान सिर्फ मेरा ख्याल ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमें इन्वेस्टिगेशन करने दें, और वो मेरे ख्याल इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको हवाले करने को तैयार नहीं है, क्योंकि से हो सकता है ये पता चल जाए कि इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट, और अगर एक्सीडेंट साबित हो जाता है तो वो एक्सीडेंट के लिए तो इतनी बड़ी सज़ा कोई नहीं है, मामला जल्दी हल हो सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्होंने ये स्टैंड ऑफ कर लिया कि नहीं, इसको इम्यूनिटी हासिल है, हम इसको इन्वेस्टिगेट भी नहीं होने देंगे, ये थोड़ी सी। लेकिन मेरा ख्याल ये जो स्टेप है अमेरिकन स्टेप के, जी आप 40 किलोमीटर से जा नहीं सकते, इसका एक ऑप्टिक्स हो सकती है
लेकिन कोई रियल वैल्यू में ना जो उन्होंने कुछ किया है उसका कोई इफेक्ट हुआ है हमारे ऊपर। और यहाँ चूँकि पहले ही उनको सिक्योरिटी के तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं तो वो वैसे ही बता कर ही जाते हैं जहाँ जाना हो और ज़्यादा दूर नहीं जाते। लेकिन ये जो और पाबंदियाँ लगी ना 2-3 कि आप गाड़ी में काले शीशे नहीं लगा सकते, और ख़ासकर जो सामान आएगा वो स्कैन होगा, और ये बहुत बड़ी बात है। ये वो समझते हैं वो लोग भी, हमें भी पता है कि इसके क्या हो सकते हैं आगे चलकर। तो मेरा ख्याल है कि वो तो इसके अलावा गैर रजिस्टर्ड सिम अमेरिकी सफारत खाना इस्तेमाल नहीं कर सकता, चाहे किसी भी मकसद के लिए हो। और अमेरिकी सफारत खाने के जितने भी मकामात हैं, चाहे वो रिहायशी हैं, चाहे वो सफरी मकासद के लिए हैं, वहां पर जो रेडियो या मवाती आलात नस्ब करने हैं वो भी NOC के बगैर अब नहीं होंगे। जी, एक तो ये देखना पड़ेगा ना कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कितने ज़ोरों शोर से होती है, क्योंकि हमारे यहाँ है ना कि आप एक चीज़ कह देते हैं फिर उसको इम्प्लीमेंट कर नहीं पाते हैं। और आप ये भी देखिए कि मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने तो बहुत लेट एक छोटा सा कदम उठाया। अमेरिका तो हमारे साथ 10 बातें कर चुका है। कोलिशन सपोर्ट फंड उन्होंने दिया, आपकी इकनॉमिक इमदाद उन्होंने बंद कर दी, आपका स्टेटस उन्होंने चेंज कर दिया, नेटो वाला वो FATF में उन्होंने आपको ब्लैक में डालने की तैयारियां कर रहे हैं। आपको कहा कि जी अक़लियतों के सिलसिले में आपको वॉच लिस्ट के ऊपर डाल दिया। तो उन्होंने तो बेशुमार काम किया, हमने तो पहला कदम नहीं उठाया जो ये हो सकता था कि भी उनकी लॉजिस्टिक, हम कहते हैं ये भी यहाँ से आप जंगी सामान ना लेकर जाएं क्योंकि अभी आपके हमारे ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं रहे। तो ये मेरा अपना ये ख्याल है कि ये एक ऑप्टिक्स के तौर पर एक छोटा सा कदम है, इससे कुछ ज़्यादा हासिल होने वाला नहीं है। शायद मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तानी अवाम में ये पाया जाता था कि हम अमेरिका की किसी बात का जवाब नहीं देते सफारती सतह पर भी, उस पर एक छोटा सा पर्दा डाल दिया गया हो। अदरवाइज मैं नहीं समझता कि ये कोई इतना बड़ा कदम है जिसका कोई बहुत वाज़े फ़र्क पड़ने वाला है। बस ये एक मामूली बात, इसको मैं तो ये कहूँगा। हाँ, अगर इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन ये 2-3 चीज़ों की, ये एक तो जो रेडियो वाली बात आपने की और सामान की स्कैनिंग सही तरीके से करने लगे, फिर वाकई इससे फ़र्क पड़ेगा। फिर मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान ने पहला कदम उठा लिया है अमेरिका को बताने के लिए कि हम भी कोई जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन अभी और भी बहुत कुछ है हमारे पास। लेकिन मैं इस बात को अच्छा भी समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो रवैया है वो ज़्यादा मुदब्बराना है, क्योंकि ट्रंप तो हमेशा के लिए रहेगा नहीं। अमेरिका एक बड़ा मुल्क है, अमेरिकी अवाम के साथ हमारे ताल्लुकात हैं। तो अगर ये ट्रंप के टाइम को किसी तरीके से हम गुजार दें, हो सकता है बाद में कोई अच्छी बात हो जाए। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का रवैया जो है वो ज़्यादा बेहतर है और अमरीकी रवैये के मुकाबले में। लेकिन एक लाइन ज़रूर ड्रॉ करनी चाहिए, जो कि अभी ठीक है, इन्होंने एक्शन किया है। और हमें अब ये ख्याल रखना चाहिए कि अगर वो कोई भी ऐसा करते हैं जिसका जवाब देना ज़रूरी हो सफारती सतह पर या किसी और सतह पर, वो देना चाहिए। जी जी जनरल साहब, आपने अपनी गुफ्तगू में, अपने जवाब में 2-3 बातें बहुत इंटरेस्टिंग की हैं। आप समझते हैं कि पाकिस्तान के जो भी इकदामात हैं मुदब्बिराना हैं, मोहतात हैं, सफारती ताल्लुकात में कैलकुलेटेड हैं, मिस कैलकुलेटेड नहीं हैं, ओवर एग्जैजरेटेड नहीं। लेकिन आप ये भी समझते हैं कि ये जो इकदामात किए हैं ये महज ऑप्टिक्स के लिए हैं, इनका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जब तक कि इनको इन रियलिटी इम्प्लीमेंट ना कर दिया जाए। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान ने ये इकदामात बिल्कुल दुरुस्त किए हैं, इन गुड फेथ किए हैं और डिप्लोमेटिक टर्म्स में, डिप्लोमेटिक बड़े सोच समझ के किए हैं, क्योंकि इसी तरह के ताल्लुकात हमने देखे थे कि सफारती ताल्लुकात में काफी स्ट्रेन आ गई थी जब रेमंड डेविस का मामला हुआ था। उस वक्त भी अमेरिकी सफारतकारों पर काफी पाबंदियां लगा दी गई थी और उसके काफी स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रॉन्ग इम्प्लीकेशंस पड़े थे पाक अमेरिका ताल्लुकात पे। जी, ये तो एक नॉर्मल बात है कि जिसमें डिप्लोमेसी में तो टिट फॉर टैट या जो भी किया जाता है वो काम किया जाता है। लेकिन असल जो बात है ना ताल्लुकात के ख़राब होने या अच्छे होने की, वो इन इक़दामात से फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए, जब तक आपके बेसिक इंटरेस्ट जो हैं अफ़गानिस्तान में या CPEC के मतलब या चीन के मतलब या रूस के मतलब या ग्वादर के मतलब, जिसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा, वो क्रॉस करते हैं। वो हिंदुस्तान को उसने अपना पार्टनर बना लिया और कश्मीर में वो एक आशीर्वाद आपको नजर आएगी। देखिए जिस तरीके की ऑपरेशन इस वक्त कश्मीरियों के साथ हो रही है, और आपको पता होगा हाल ही में उनके चीफ ने जो बयान दिया है कि जी ये आज़ादी, अच्छी बात तो ये कि उसने मान लिया कि ये आज़ादी की तहरीक है। लेकिन बुरी बात यह है कि उसको हिस्ट्री का नहीं पता कि जब लोग आज़ादी हासिल करने के लिए निकल पड़े तो फिर उनको दबाया नहीं जा सकता। तो ये अमेरिका का जब तक रवैया पाकिस्तान के खिलाफ और इंटरेस्ट हमारे अलाइन नहीं होते, ये बातें चलती रहेंगी और इनसे कोई ताल्लुकात के अच्छे होने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और बुरे होने के भी, बुरे पहले ही हैं।
मेरे ख्याल में। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल नईम खालिद लोधी साहब। ये था आज का प्रोग्राम। आई विल सी यू टुमारो।